हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीजें स्टैटिक्स से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो 10 मिनट का जो रैपिड क्लास है उसमें मैं बना दूंगी, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है मैंने इसमें कवर करनी है। तो आप लोग क्या करना, बस ईयरफोन लगा लेना और रोजमर्रा का अपना काम करना, बस आराम से सुन लेना, ठीक है। जितना भी मैं कह रही हूँ कि ये पूछा जा सकता है, इस पे जोर दिया जा रहा है, ऐसे वैसे, तो वो पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान से सुनना और रोजमर्रा का काम करना शुरू कर दो अपना, ठीक है। मतलब इसको लिखते मत बैठो, इसको आप हो सके तो 2-3 बार सुनो इस वीडियो को, या हो सके तो एक बार सुन के सिर्फ मगअप कर लो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पॉइंट यहाँ पे, मिशन सत्यनिष्ठा। मिशन सत्यनिष्ठा जो है वो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है एक मिशन। ये क्या है, फॉर कंट्रोल करप्शन प्रॉब्लम, ठीक है। इंडियन रेलवेज में जो करप्शन प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करने के लिए मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन 41K। अब मिशन 41K क्या चीज है, ये है 41,000 करोड़ रुपीज। इंडियन रेलवे का टारगेट है कि आने वाले 10 साल में, ठीक है, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडियन रेलवे 41,000 करोड़ रुपीज बचाएगी, ठीक है। याद रखना है आपको। अच्छा, रुपीस का जैसे ही सिंबल आ गया ना, तो मुझे एक पॉइंट याद आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है एनटीपीसी में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है उसको डिस्कस करना सही समझा। 2010 में ये जो रुपीस का सिंबल है, ये डी उदय कुमार, ठीक है, डी उदय कुमार जी ने दिया है। डी उदय कुमार जी ने दिया है, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट है ये, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट है। अब ये गुवाहाटी में एचओडी है, आईआईटी गुवाहाटी में एचओडी है ये, डिजाइन डिपार्टमेंट में। तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये सिंबल जो दिया गया है वो कौन से साल दिया गया है, ये सिंबल दिया गया है 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट है मदद एप्लीकेशन। तो मदद एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर रखा है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल करके। तो ये कस्टमर के प्रॉब्लम के लिए है, ठीक है, कस्टमर ग्रीवेंसेस के लिए है। तो ये मैंने पहले ही पॉइंट डिस्कस कर लिया है। एक्चुअली मैंने ये वीडियो पहले ही बना रखा था, बट इसमें नॉइस प्रॉब्लम आने से मुझे फिर से इसको बनाना पड़ा, इसलिए देखो यहाँ पे कट छट आपको दिख रहा है। तो देखो नेक्स्ट है रेलटेल। रेलटेल एंड गूगल का जॉइंट वेंचर है ये। जॉइंट वेंचर क्या है, रेल वायर। और रेल वायर क्या प्रोवाइड करता है, फ्री वाईफाई सर्विसेज एट रेलवे स्टेशन, ठीक है, फ्री वाईफाई सर्विसेज एट रेलवे स्टेशन। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि रेल वायर ये जॉइंट वेंचर है कौन सी दो कंपनियों के बीच में, तो एक है रेलटेल और दूसरा है गूगल। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, आरआरबी जेई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई गूगल और रेलटेल का ज्वाइंट वेंचर है रेल वायर। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021। अच्छा, 26 जनवरी 2021 के चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट थे हमारे बोरिस जॉनसन, प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ये आए नहीं, ठीक है, इन्होंने कैंसिल कर दी इनकी मीटिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो ये क्या हो सकता है ना कि अभी इस साल पूछ ले कि आपको 2020 का जो क्या कहेंगे चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है, पिछले साल के चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे जेयर बोल्सिनारो, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। याद रखना है आपको, जेयर बोल्सिनारो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और ध्यान रख लीजिए, आईबी। आईबी जो है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और इसके चीफ जो है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है थोड़े दिन पहले ही हुई है, अरविंद कुमार जी। क्या है इनके चीफ, इनको देखो मैंने स्टार मार्क कर रखा है, अरविंद कुमार जी है आईबी के चीफ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। अब आईबी के चीफ देख लिया तो फिर रॉ के चीफ ही देख लो। रॉ के चीफ कौन है, चीफ समंत गोयल जी, ठीक है, चीफ समंत गोयल जी है रॉ के चीफ। और ये पीएमओ के अंडर काम करता है, ये जो रॉ है रिसर्च एनालिसिस विंग, ये प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के अंडर काम करता है। तो आपको ये दो नाम याद रखने, ठीक है, अरविंद कुमार जी, समंत गोयल जी। अच्छा, एनएसए। एनएसए क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया, अजीत डोवाल, ठीक है, अजीत डोवाल है इनका नाम। और आपको पता भी होगा इनके बारे में, आपने कभी सुना भी होगा बहुत बार। ये जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, कुछ भी होता है ना, बड़ा बड़ा डिसीजन इंडिया से रिलेटेड, इंडियन पॉलिसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, पहले सबसे पहले अजीत डोवाल जी को पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है ये, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, एनएसए। तो हमारे कौन है, अजीत डोवाल जी है, ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मैंने जो है ये पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा इसे
फैला हुआ। तो डोंट वरी, मैं एक एक से आपको सब कुछ समझा दूंगी। तो ये देखो पीर पंजाल जो रेलवे टनल है, इंडिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे टनल, 11.3 किलोमीटर लॉन्ग। लेकिन अगर आपको सिर्फ पीर पंजाल टनल कहा ना, तो वो 10.96 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये जो है मैं उस दिन कंफ्यूज इसीलिए हो गई थी क्योंकि मैंने 10.96 किलोमीटर लॉन्ग पढ़ रखा था। तो ये 10.96 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये सिर्फ और सिर्फ रोड की बात हो रही है। लेकिन अगर इंडिया की रेलवे, इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट कहा जाए तो फिर वो है 11.3 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट जोजिला टनल। अब टनल की बात कर ही ली तो दो तीन टनल हम कर ही लेते हैं। ठीक है, जोजिला टनल जो है याद रखो एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल है। ये इंपॉर्टेंट है, बाई डायरेक्शनल टनल है जो कि लेंथ क्या है इसकी 14.3 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, 14.3 किलोमीटर लॉन्ग, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक बनी नहीं है ये। और ये कनेक्ट करती है श्रीनगर से कारगिल एंड लेह, श्रीनगर से कारगिल एंड लेह। आपको याद रखना है ये जोजिला टनल अंडर कंस्ट्रक्शन, एशिया की सबसे लंबी टनल है। नेक्स्ट है चेनानी नशेरी टनल। तो चेनानी नशेरी टनल जो है ये जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है। याद रखो कौन सी? रोड टनल, लॉन्गेस्ट रोड टनल है, 9.2 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है, लॉन्गेस्ट है, 9.2 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो है पीर पंजाल अभी ये बन रही है। ठीक है, 10.96 है ना, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इसका नाम नहीं लिया जाएगा। जो बन चुका है उसी का नाम दिया जाएगा, है ना? कहाँ गई? यही ना, चेनानी। हाँ, जो बन चुका है उसी का। तो ये याद रखें 9.2 किलोमीटर लॉन्ग, लॉन्गेस्ट रोड टनल। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा जम्मू कश्मीर की जैसी बात आ गई ना, तो मुझे याद आ गया इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता दूं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 100% पूछा जाएगा इस साल, क्योंकि एनटीपीसी में पूछा गया था इसीलिए। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन की गई थी। ठीक है, 1960 में साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस वाटर जो है, इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, उसके 5 ट्रिब्यूटरीज और इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर, इन दोनों, ये सब जितने भी ये 6 रिवर है, इनकी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी जो वाटर शेयरिंग के बारे में ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में हुई थी? वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंस में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा गया ना कि इंडस वाटर ट्रीटी, तो सबको पता होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है, बट कौन प्रेजेंट था तब? वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट था। कौन से साल हुआ? 1960 में। अच्छा, साइन किसने किसके बीच में हुआ है? ये प्राइम मिनिस्टर हमारे तब नेहरू जी थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, और उधर से आए थे हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। यहाँ पे हमेशा प्रेसिडेंट ही आते हैं, अयूब खान, अयूब खान जी प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, तो पाकिस्तान से वो आए थे। ठीक है, तो देखो हमको जो वाटर मिला है वो कौन से रिवर मिली है हमको? सतलज, रावी, ब्यास, इंडस का 20% ही मिला है हमको वाटर। ठीक है, और पाकिस्तान को मिला है इंडस, चेनाब, झेलम। तो ये हमको याद नहीं रखना है, बस हमको ये याद रखना है। अब सतलज का नाम आ ही गया तो मैं बता दूं कि सेकंड हाईएस्ट डैम जो है वो इंडिया का भाखरा नांगल डैम, वो सतलज रिवर पे ही है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। तो फिर हाईएस्ट डैम कौन सा है? हाईएस्ट डैम है तेहरी डैम, विच इज ऑन भगीरथी रिवर। ठीक है, हाईएस्ट डैम इज ऑन भगीरथी रिवर, नेम तेहरी डैम। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट डैम। अब लॉन्गेस्ट डैम याद रख लो, लॉन्गेस्ट डैम जो है वो है हीराकुड डैम। वो कहाँ पे है? महानदी रिवर पे है। लॉन्गेस्ट डैम कहाँ पे? हीराकुड, हीराकुड डैम, और विच इज ऑन महानदी, महानदी रिवर, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट जो है शिमला एग्रीमेंट। अच्छा, शिमला एग्रीमेंट और लखनऊ पैक्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बन रहे। लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस। तो शिमला एग्रीमेंट देखो 2 जुलाई 1972 में हुआ था, 1972, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया की तब प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर थी, और इधर से प्रेसिडेंट आए थे पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। ये पीस ट्रीटी हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये पीस ट्रीटी हुई थी, शिमला एग्रीमेंट। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेवरेट है आपके एग्जामिनेशन बॉडी के, तो इसीलिए मैंने जो है इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नोबेल प्राइज तक मैं डिस्कस कर चुकी थी, फिर से मुझे रिटर्न इसको बनाना पड़ा। तो देखो नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इस साल के 2 नोबेल प्राइज आपको याद ही रखने हैं। पहला वाला जो है पीस का,
ठीक है, पहला पीस का। वैसे मैंने आपको सारे लिख कर दिए हैं, मेरे जो करंट अफेयर का नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखा है आपको, उसमें जो 99 रुपीज वाला है उसको अच्छे से पढ़ लो, उससे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जुलाई मंथ का, और स्पेशली मैं कहूंगी जुलाई मंथ का अपॉइंटमेंट्स कर लेना, वहां पे जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट क्रुशियल बन जाता है हमारे लिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो पीस का जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। ठीक है, रोम इटली में है। तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड फूड से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे रोम में ही है। तो ये आप बच गए यहाँ पे, कि अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो आपको बन जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पीस वाला नोबेल प्राइज मिला है 2020 का। अच्छा, लिटरेचर में जो है, देखो लिटरेचर में इस बार मिला है लूसी ग्लुक को। ठीक है, लूसी ग्लुक, इनका नाम बहुत ही नो, ग्लुइक, ग्लुइक समथिंग लाइक दैट। तो याद रखना ये पोएट है, ये यूनाइटेड यूएसए की पोएट है। ठीक है, अमेरिका की पोएट है ये, याद रखना है। तो नोबेल प्राइज से 2 प्राइज तो आपको याद रखना है, बाकी तो सारे प्राइज याद रखो आप लोग। जैसे केमिस्ट्री में मिला है जीनोम सीक्वेंसी के लिए, फिजिक्स में आपको किस लिए मिला है, ब्लैक होल के लिए। मेडिसिन में आपको किस लिए मिला है, हेपेटाइटिस का जो वायरस सी, हेपेटाइटिस सी के वायरस के लिए। तो बहुत सारी बातें आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, मेजर, ये क्वेश्चन बनेगा मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बनता है, ये तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो किसको मिला था, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद जी, विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, आनंद जी को मिला था। 2020 का याद रखना, क्योंकि 2021 का अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो हम बच गए, हमको इतना याद नहीं करना पड़ेगा। 2020 का याद रखो। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज 2021 के अभी डिक्लेयर नहीं हुए, अक्टूबर मंथ में होंगे, तो आप लोग बच गए हो। 2020 का याद रखना है आपको। तो 2020 में किसको किसको मिला है, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, बत्रा, और विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। ये 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। और इसका जो प्राइज मनी होता है, प्राइज मनी कितना है, वो 25 लाख है। ठीक है, 25 लाख है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। अब देखो नेक्स्ट जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 का पूछा जाएगा आपको। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। ठीक है, फाल्के अवार्ड जो है रजनीकांत जी को मिला है। किसको मिला है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, रजनीकांत, रजनीकांत जी को मिला है। ठीक है, रजनीकांत जी को मिला है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और क्या याद रखने लायक है, बहुत सारे अवार्ड्स है वैसे, बट अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं इसको, ये आप लोग याद कर लेना, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये देखो लिटरेचर में दिया जाता है। अवार्ड कौन देता है, भारतीय जनपीठ पार्टी। ठीक है, भारतीय, कन्फर्ड बाय भारतीय जनपीठ, भारतीय जनपीठ, अरे मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ आई थिंक, जनपीठ। ठीक है, तो इस साल का जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस साल का किसको मिला है, तो अक्कितम ए नंबोत्री, 55 नंबर का 2020 का, ये आपको याद रखना है। अक्कितम, बहुत ही ज्यादा टंग ट्विस्टर नाम है इनका, अक्कितम ए नंबोत्री। ये मलयालम राइटर है और केरला से बिलोंग करते हैं ये, नंबोत्री, नंबोत्री, अक्कितम एम नंबोत्री, 55 नंबर का। तो ये आपको नाम याद रखना है, इनका डायरेक्ट नाम ही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो अक्कितम एन नंबोत्री। 11 लाख रुपए जो है ये प्राइज मनी होता है इसका। ठीक है, 11 लाख रुपए प्राइज मनी होता है, याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन बना तो, वैसे तो नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ये प्राइस वाला नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अक्कितम ए नंबोत्री। ठीक है,
नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान अवार्ड। ठीक है, सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है ये अवार्ड कंफर्म करता है के बिरला फाउंडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। ठीक है, ये लिखना है आपको, सरस्वती सरस्वती सम्मान अवार्ड ये कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन। इस साल का किसको मिला ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस साल का किसको मिला है? तो वासुदेव मोही जी को मिला है। किसको? वासुदेव मोही, चेक बुक के लिए। इनका बुक का नाम है चेक बुक। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बुक का भी नाम पूछ लेता है, ऐसे नहीं कि बस आपने नाम याद कर लिया, अवार्डी कौन है और बस हो गया, बात खत्म। नहीं, उनका जो है आपको बुक भी पूछ लेगा। अब नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ना के बिरला फाउंडेशन ही देता है, लेकिन ये हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिटरेचर को देता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये जो है 2020 में किसको मिला है, और ये ओनली फॉर हिंदी। हाँ, ये भी याद रखना है आपको, मैं बार बार बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, ओनली फॉर हिंदी। तो इस साल मिला है 2020 का प्रोफेसर शरद पागरे जी को। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। लिख लेती हूँ यहाँ पे, प्रोफेसर, ठीक है, शरद पागरे जी। ठीक है, पागरे जी। और इनकी कौन सी बुक? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। बुक का नाम भी याद रखना है आपको, सारी चीजें याद रखनी है। पाटिल पुत्र की पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। तो इससे क्वेश्चन बनता है आप लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई कौन से अवार्ड थे। ज्ञानपीठ अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ जो देता है। 55th नंबर का किसको मिला है? अक्कितम ए नंबूतिरी को, ये मलयालम राइटर है। और सरस्वती सम्मान अवार्ड ये के बिरला फाउंडेशन देता है। ये इंग्लिश हिंदी सारे राइटिंग की इसको देता है। ठीक है, मतलब हमारे जो शेड्यूल में है ना, एज शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस, इसमें अगर लिखा है आपने और वो सही से लिखा, मतलब पिछले 10 सालों में बहुत ही बढ़िया बुक है वो, तो आपको ये सम्मान मिल जाता है, सरस्वती सम्मान अवार्ड मिल जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो इस साल किसको मिला है? वासुदेव मोही जी को, चेक बुक की किताब, उनकी जो किताब है चेक बुक के लिए। सेकेंड है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन ही देता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन ही देता है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या रखी है इन्होंने कि ओनली फॉर हिंदी लिटरेचर, ओनली फॉर हिंदी लिटरेचर। और इस साल किसको मिला है? प्रोफेसर शरद पागरे जी को, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना तो बना, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और उनको कौन सी बुक के लिए मिला है? पाटलिपुत्रा की सम्राज्ञी के लिए मिला है। ठीक है, ओलंपिक का तो देखो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि ओलंपिक का क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ओलंपिक का डेटा दे रखा है, तो आपने वो अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज पढ़ लीजिए। वो बुक खरीद के फायदा ही क्या हुआ फिर, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो। हाँ, बुक खरीद लिया है ना, तो पढ़ लो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उसका हेडक्वार्टर देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि डीआरडीओ। डीआरडीओ डीआरडीओ जो है ये कब कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये डीआरडीओ जो है देखो, डीआरडीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। ये क्वेश्चन बनता है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1958 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो इसके चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इनको हाल फिलहाल में एक अवार्ड मिला है। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी। क्या है? चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? मिसाइल सिस्टम अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? मिसाइल सिस्टम अवार्ड। ठीक है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड। अच्छा, डीआरडी का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, फिर भी मैं लिख देती हूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एज ऑफ नाउ 50 ऐसे सेंटर है। ठीक है, डीआरडीओ के एज ऑफ नाउ 2021 50 सेंटर है पूरे इंडिया में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने सेंटर है भाई, तो 50 सेंटर है, याद रखना है आपको। अब डीआरडीओ का पढ़ लिया हमने, तो अब देखते हैं हम इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? इसरो कब स्टैब्लिश हुआ था ये पहले याद रखो, 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर सबको पता होना चाहिए, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, कर्नाटका। कर्नाटका।
बेंगलुरु कर्नाटका। टोटल सेंटर पूछे गए थे ये पिछले किसी एग्जाम में ना, टोटल सेंटर पूछे गए थे, तो इसने मैंने नोट कर लिया इसको। 43 टोटल सेंटर है एज ऑफ नाउ, 43 टोटल सेंटर है इसरो के एज ऑफ नाउ। और इसके चेयरमैन का नाम याद रखना है आपको। चेयरमैन कौन है? के सिवन जी, ठीक है, के सिवन जी, ठीक है, के सिवन जी है चेयरमैन। तो इसरो से इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसरो पढ़ लिया तो नासा भी पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा नासा भी जान लो। नासा, तो नासा देखो, जब हमारा डीआरडीओ बना था ना 1958 में, तभी नासा बना है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है, 1958 में बना है, 1958 में बना है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन, वाशिंगटन में है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। अगर इसका फुल फॉर्म जानना चाहो तो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये 1958 में बना था। हमारा जो डीआरडीओ वो भी 1958 में बना था। जी सतीश रेड्डी जी इनके चेयरमैन है। मिसाइल सिस्टम अवार्ड इनको एज अ अवार्ड मिला है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म। इसरो हमारा 15 अगस्त 1969 को बना है, ठीक है, 1969 को बना है। बेंगलुरु कर्नाटका हेडक्वार्टर है। अभी तक एज ऑफ नाउ 2020 43 टोटल सेंटर है हमारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है। चेयरमैन कौन है? के सिवन जी है, ठीक है, चेयरमैन कौन है? के सिवन जी है। नेक्स्ट नासा, नासा 1958 में बना था। वॉशिंगटन डीसी इसका, सॉरी वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है, डीसी नहीं, वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं, फिर इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिनको आपको याद करना ही करना है। जैसे कि देखो इंपॉर्टेंट पोस्ट, मैंने पहले तो इसका ये लिख दूं, ठीक है, टाइटल लिख दूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, पहली पोस्ट होगी हमारी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 के तहत ये 76 के तहत जो है ये पोस्ट बनी हुई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अभी जो है के वेणुगोपाल है एज ऑफ नाउ, के वेणुगोपाल। इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, ठीक है, याद रखना, ये रिटायर हो रहे थे लेकिन इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, के वेणुगोपाल जी। तो आप पूछोगे मैम रिटायर हो रहे थे तो इनका कुछ फिक्स टेन्योर नहीं होता है क्या, मतलब हम इनका टेन्योर बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, याद रखना है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। इनकी कोई फिक्स सैलरी भी नहीं होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है, फिक्स सैलरी भी नहीं होती है। अरे यार, इनका कोई फिक्स सैलरी भी नहीं होती है। ये जो है देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं। सपोज कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वकील लड़ सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ेंगे। और ये अपॉइंट कौन करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी, ठीक है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट वैसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे थे। देखो प्रेसिडेंट कौन से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन से? प्राइम मिनिस्टर जी को अपॉइंट कर सकते हैं, ये गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। और एक बात, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको, प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन दोनों को भी अपॉइंट करते हैं। याद रखना है आपको ना, कंफ्यूज हो सकता है कि भाई हाई कोर्ट के जजेस हो सकता है गवर्नर अपॉइंट करे, नहीं, हाई कोर्ट के भी जज और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आई गई तो हम ये भी याद रख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन बने हैं? एनवी रमन्ना, ठीक है, एनवी रमन्ना 48 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं हमारे इंडिया के। और इनको जो ओथ है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ, शपथ कौन दिलाते हैं? वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाते हैं? तो वो सीजीआई दिलाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, वाइस वर्सा ऐसे याद रख सकते हो। सीजीआई को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाते हैं? तो सीजीआई जी, ठीक है, याद रखना है।
तो अभी के वेणुगोपाल आर्टिकल 76 के तहत, अच्छा आर्टिकल 76 हो गया। आर्टिकल 79 थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी पहले को, नेक्स्ट पोस्ट डिस्कस करने से पहले। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भाई इंडिया में एक पार्लियामेंट होना चाहिए, उसका एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब एक पार्लियामेंट है। ये आर्टिकल 79 ही क्या कहता है कि पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, हमारे इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, ये इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। तो ये क्या कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक लोकसभा होनी चाहिए, एक राज्यसभा होनी चाहिए, ठीक है, एक लोकसभा होनी चाहिए, एक राज्यसभा होनी चाहिए। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550। ये एक्चुअली 552 थी, लेकिन दो एंग्लो इंडियन जो है, ये लास्ट टाइम मैं बताना भूल गई, दो एंग्लो इंडियन उनकी सीट अब नल कर दी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ 550, ये याद रखना, अब ये फाइनल है, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। और राज्यसभा की अगर बोलो तो आप 250 कर सकते हो इसको मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना करोगे आप, 250 करोगे आर्टिकल 79 के तहत, ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे क्लियर। अब देखो कैग, कैग कैग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इनकी अपॉइंटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखो। क्या क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्पेलिंग में अगर गलती हो रही तो माफ कर देना, वैसे भी मैंने आपको सिर्फ सुनने के लिए कहा है, ठीक है। तो देखो अभी जो है रिसेंटली ये आर्टिकल 148 के तहत जो है इनको अपॉइंटमेंट मिलता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्या का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो आर्टिकल 148 के तहत। तो अभी रिसेंटली जो है 2020 में नई अपॉइंटमेंट हुई है, जेसी मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे कैग बने हैं, ठीक है, जेसी मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो ये जो हमारे कैग बने थे, ठीक है, कैग बनने से पहले ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भाई जेसी मुर्मू जी हमारे कैग बनने से पहले कौन से पोस्ट पे थे, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। तो अब इन्होंने अगर ये पोस्ट छोड़ दिया तो फिर अब नए कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। तो नए बने हैं मनोज सिन्हा जी, ठीक है, मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी, ठीक है। ये देख लिया हमने कि भाई कैग जो है वो आर्टिकल 148 के तहत बनते हैं। हमारे इंडिया के अभी फिलहाल कैग कौन है, जेसी मुर्मू जी है, 2020 में बने हैं। ये पहले कौन से पोस्ट पे थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। अब जो जम्मू कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, मनोज सिन्हा जी बने हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख अलग हुआ है, ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी बना है, तो लद्दाख के भी आपको याद रखना है कि लद्दाख के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रखने हैं, ठीक है। ये चेंज नहीं हुए अभी, राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर, ठीक है, आर के माथुर जी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, कैग का काम क्या होता है एक्चुअली, तो देखो कैग जो है ये क्या करते हैं कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये जितना भी पैसा खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रही है, जहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, मतलब अल्टीमेटली जो टैक्स इन्वॉल्व है, हम जो पैसे देते हैं ना, टैक्स इन्वॉल्व होता है, तो वो एक्सपेंडिचर ये किस तरह से कर रही है उसका ऑडिट किया जाता है कि मतलब भाई सही से तो कर रही है। तो एक रिपोर्ट बनाता है, क्या क्या करता है ना, एक पूरी रिपोर्ट बनाता है, उसको ऑडिट कहते हैं। एक रिपोर्ट बनाता है और फिर वो रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देता है और एक रिपोर्ट गवर्नर को देता है। एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, एक रिपोर्ट गवर्नर को। प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट दी जाती है वो प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो जो है पार्लियामेंट में सबमिट करे, ठीक है, प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो पार्लियामेंट में सबमिट करे, और गवर्नर का काम होता है कि स्टेट के जो भी लेजिस्लेचर है वहां पे सबमिट करे। और फिर ये जब सबमिशन होता है, ठीक है, जब ये सबमिशन होता है तो क्या होता है ना कि जो पैक करके एक कमिटी होती है, क्या होती है, पैक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पैक जो है देखो ये भी एक जॉइंट वेंचर है, इसमें 15 जो लोग होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, 15 जो सीट होती है वो लोकसभा से होती है, और 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। जो टोटल 22 मेंबर की ये कमिटी होती है, 22 मेंबर की कमिटी होती है। तो ये कैग से रिपोर्ट लेती है, ठीक है, कैग से ये रिपोर्ट लेती है। और इसका पैक का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक अकाउंट, इसका पहले फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो देखो ये क्या करती है कि समरी बनाती है, उस रिपोर्ट की समरी बनाती है विद द हेल्प ऑफ कैग ही,
क्या पूरा रिपोर्ट बनाएगा कि भाई ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे जो है पूरा पैसा खर्चा किया है इन्होंने, यहाँ यहाँ इस तरह से खर्चा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। तो वो रिपोर्ट लेकर ये क्या करती है, समरी बनाती है। ठीक है, समरी बनाती है। फिर समरी जब बनाती है ये, तो ये समरी फिर फाइनली दी जाती है। फाइनली मतलब दिखाया जाता है कि भाई इतना इतना खर्चा हुआ है। अच्छा, पैक जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है आपको कि भाई इसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो इसके चेयरमैन होते हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा, पैक जो है वो एक जॉइंट वेंचर है। एक जो कमिटी होती है इस्टीमेट्स कमिटी, ये मैंने आपको लिखकर भी दिया है वैसे मेरे जीके के नोट्स में, इस्टीमेट्स कमिटी, इस्टीमेट्स कमिटी। तो ये सबसे बड़ी कमिटी है। ठीक है, सबसे बड़ी कमिटी क्यों, क्योंकि इसमें 30 मेंबर है और ये कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, ये सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। ठीक है, सारे 30 मेंबर जो होते हैं ये लोकसभा से ही आते हैं। कैग जो है, कैग को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल वॉचडॉग कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, अल्टीमेटली ये हमारे पैसों के बारे में देख रहा है कि भाई जो इंडिया का टैक्स आ रहा है वो किस तरह से खर्चा किया जा रहा है। तो कैग जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ ठीक रहेगा। कैग को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल वॉचडॉग। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि देखो आपके जो एग्जाम में है ना, इन्होंने क्या कहते हैं उसको, पॉलिटी को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है, हिस्ट्री से ज्यादा पॉलिटी को। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले हिस्ट्री पढ़ लो, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए उसमें। तो क्या को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल वॉचडॉग। और इसको कहते हैं आईज एंड ईयर्स ऑफ पैक। पैक क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। जैसे मैंने जस्ट आपको बताया है कि भाई ये इन्हीं की रिपोर्ट लेकर एक समरी बनाती है। तो आईज एंड ईयर्स ऑफ, आईज एंड ईयर्स ऑफ पैक। एंड इसको कहते हैं गार्डियन या फिर गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्या कहेंगे, और गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स। ठीक है, और बहुत सारा है इसका, फ्रेंड एंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पैक। क्या है, फ्रेंड, अरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पैक। ठीक है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पैक। तो इतनी बातें देखो, सिंगल एक हमारे क्या कहते हैं उसको, हमने क्या देखना था, हमें सिर्फ इनकी अपॉइंटमेंट देखनी थी। बट अपॉइंटमेंट देख लेते तो हो जाता कि नहीं, आपको सब कुछ देखना जरूरी था। तो जीसी मुर्मू जी नए हमारे क्या बने हैं अंडर आर्टिकल 148। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, अब बने हैं मनोज सिन्हा जी। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, लद्दाख जो लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर के माथुर जी, राधा कृष्ण माथुर जी। क्या क्या होता है, क्या एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, जितना भी पैसा खर्चा किया जा रहा है जहाँ पे पब्लिक मनी इन्वॉल्व है उसके बारे में एक ऑडिट बनाता है। वो प्रेसिडेंट के सामने सबमिट करता है और गवर्नर के सामने सबमिट करता है। प्रेसिडेंट की और गवर्नर की दोनों की ड्यूटी होती है कि ये रिपोर्ट सबमिट की जाए अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस में। प्रेसिडेंट कहाँ पे, पार्लियामेंट में करेगा, गवर्नर कहाँ पे करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में करेगा। नेक्स्ट जो है पैक, यही रिपोर्ट लेकर पैक क्या करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो 22 मेंबर की कमेटी होती है, ये एक जॉइंट वेंचर है, एक जॉइंट वेंचर है लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में। लोकसभा से 15 मेंबर आते हैं, राज्यसभा से 7 मेंबर आते हैं। और इसका चेयरमैन कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये इसी रिपोर्ट का समरी बनाते हैं और फाइनली बताया जाता है कि भाई तुम्हारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ है। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, एस्टीमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर है, सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। ठीक है, क्या को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल वॉचडॉग या फिर आईज एंड ईयर्स ऑफ पैक, और गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, और फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पैक। तो बहुत सारी बातें हो गई है, मैं और एक वीडियो बना दूंगी इसी के चलते। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा ना मुझे डिस्कस करने लायक कि भाई नहीं नहीं ये डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है, वो मैं करा दूंगी। या फिर एक दो पॉइंट डिस्कस कर ही लूँ यहाँ पे, डिस्कस कर लूँ क्या, दो अपॉइंटमेंट्स में डिस्कस करना चाहूंगी। पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजर आपको याद रखना है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल चेयरमैन कौन है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनके चेयरमैन कौन है। ठीक है, चेयरमैन कौन है, तो विवेक देबरॉय जी। कौन है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, विवेक देब रॉय जी। ठीक है, विवेक देबरॉय जी, ये नीति आयोग के सदस्य थे। इन्होंने
जो है बहुत सारी बातें कर रखी है। इन्हीं की कमेटी थी जिन्होंने 2016 में बता रखा था कि भाई मर्ज कर दो हमारा जो कौन सा रेलवे बजट और यूनियन बजट मर्ज कर दो, ये इन्होंने ही कहा था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी कर लो, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक, क्या स्पेलिंग गलत कर रही हूँ मैं, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये देखो ये कौन है, के सुब्रमण्यम जी, कृष्णा सुब्रमण्यम जी, के सुब्रमण्यम जी, इनका नाम याद रखो, इनका क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, ठीक है, के सुब्रमण्यम जी है। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आरबीआई के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगी कि आरबीआई का कुछ पूछ रहे, आरबीआई का ना बहुत सारी चीजें पूछ रहे, तो आरबीआई का शॉर्ट में बता दूंगी आपको। और कुछ इम्पोर्टेंट, अगर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे लगता है ना कि मुझे पॉइंट्स डिस्कस करने, जैसे वैसे तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने, वो अगले वीडियो में बता दूंगी, थोड़ा लंबा बन जाएगा वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग।